Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। राउज एकेडमी लेकर आ रहा है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होने वाला है अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स जैसे यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए। साथ ही एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2024 के लिए ये एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फ्री है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये एग्ज़ाम होगा कहाँ पर? भोपाल में। और साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, 20 तारीख को सुबह 11 बजे से ये टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होना है। सो सीट्स आर वेरी लिमिटेड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उन सब के लिए एक सरप्राइज रहेगा। साथ ही फर्स्ट प्राइज विनर को स्मार्टफोन, सेकंड प्राइज को स्मार्ट वॉच प्लस बैग और थर्ड प्राइज को बैग और टी शर्ट यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जिसकी खोज यहाँ पर वडनगर में हो गई है। और इसी के साथ जब हम वडनगर गुजरात की बात कर रहे हैं तो इंडिया हिस्ट्री में जो 1500 BC से लेके 500 BC तक का टाइम पीरियड जिसे हम यूजुअली डार्क एरा के रूप में कंसीडर करते हैं उस पर भी अब कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगे हैं। देखिए, एक जॉइंट स्टडी की गई थी 5 प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा और यहाँ पर कल्चरल कंटिन्यूटी को यहाँ पर नोटिस किया गया। वडनगर जो कि वर्तमान समय गुजरात में यहाँ पर है और यहाँ पर जो एविडेंस मिले हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने के बाद भी जो हम यूजुअली कंसीडर करते हैं कि हड़प्पन के बाद डायरेक्टली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होते, हम सीधा वैदिक एज की बात करते हैं और हम बोलते हैं इसके बाद सीधा आयरन एज वाला पीरियड हमको देखने मिला महाजनपद आगे। तो ये सारी जो मिसिंग हिस्ट्री है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है। देखिए 2016 से लेकर 2023 तक यहाँ पर एक्सकवेशन किया गया। अलग अलग साइंटिस्ट, आईआईटी खड़गपुर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज की टीम ने मिलकर यहाँ पर इस एक्सकवेशन को कंडक्ट किया है। और यहीं से एक जो बहुत बड़ा गैप है इंडियन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में बिटवीन दी 1500 BCE टू 500 BC, ठीक है, वो यहाँ पर कवर हो गया। और इसी के साथ एक कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट की बात यहाँ पर आ गई कि अगर हम इस टाइम पीरियड को भी काउंट करें तो 5500 सालों से भी ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हमें इंडिया में देखने के लिए मिला है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एडवांस सिटी की तो कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था एडवांस सिटी का बिफोर 500 BC, ठीक है। इस तरीके का टीम यहाँ पर काम कर रही थी, इनका बोलना है ये जो सेटलमेंट है इट कुड बी एज ओल्ड एज 1400 BC और लगभग हम इसे लेटर फेज ऑफ पोस्ट हड़प्पन अर्बन इरा पीरियड का कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर सारा सब कुछ सही निकल आता है तो एक कल्चरल कंटिन्यूटी आपको इंडिया में देखने मिल जाएगी फॉर ओवर द पास्ट 5500 ईयर, जिसे हम यूजुअली डार्क एज के टाइम पीरियड का मान रहे थे। बीच के कुछ सालों को हम मानते थे हमारे पास इसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवेलेंस होने वाला है। ये जो पीरियड है बिटवीन द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ अराउंड 4000 ईयर अगो, लगभग हम सेकेंड मिलेनियम BC की बात करते हैं, और जो आयरन एज का इमरजेंस है जैसे महाजनपद लाइक गांधार, कोसी, अवंती जो कि 5वीं 6वीं सेंचुरी BC में हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, इसके बीच का जो यहाँ पर ये गैप है इसको यूजुअली हम डार्क एज के नाम से जानते थे। इन रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है क्योंकि यहाँ पर कुछ ह्यूमन स्कल्स भी देखने के लिए मिले हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 800 BC पुराने यहाँ पर माने जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो हुआ एक सेपरेट चीज़। साथ ही यहाँ पर जो स्टडी की गई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चली कि बहुत डिफरेंट जो किंगडम है पिछले 3000 साल से वो भी यहाँ पर रहे हैं, उनका रिकरेंट इन्वेजन हमें देखने के लिए मिला है। और 7 चेंजेस जो 7 तरीके की डायनेस्टी यहाँ पर यूजुअली मानी जा रही है, जैसे इंडो ग्रीक्स का सेटलमेंट हमें यहाँ पर 100 CE तक देखने मिला। इंडो सेथियंस है जिन्हें हम शकास के नाम से बोलते हैं या जो क्षत्रपास किंग्स के नाम से जाने जाते हैं, लगभग 400 BC तक उनका टाइम पीरियड देखने मिला। मैत्रिकास जो कि गुप्तास किंगडम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और चावड़ किंग्स 930 CE तक उनका टाइम पीरियड देखने मिलेगा। देन सोलंकीस, सल्तनत किंगडम या फिर गायकवाड़, या उसके बाद हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो ये सारा का सारा
जो एरिया है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिली उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई और उससे बहुत सारे इस तरीके के प्रमाण हमें देखने के लिए मिले हैं। साथ ही देखिए वडनगर का जो पीरियड माना जा रहा है कि ये जो पीरियड है ना केवल हड़प्पन कोलैप्स के बाद सरवाइव किया बट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हमारे इतिहास में प्ले करता है। साथ ही जितनी भी इन्वेजन यहाँ पर हुआ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आइडेंटिफाई हुआ है कि सेंट्रल एशियन इन्वेजन जो इंडिया में आपको यूजुअली इस टाइम पीरियड में देखने के लिए मिले हैं वो एक सीवियर क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से हमें देखने के लिए मिली हैं। ये बात क्यों हो रही है, देखिए इस तरीके के एक पहले भी पेपर यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं जहाँ पर माइग्रेशन और जो इन्वेजन्स कंट्री में हुए हैं उनमें कनेक्टिविटी बताने की कोशिश की गई है। चलिए और जो यहाँ से एविडेंस मिले हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हमें पता चल गया कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट है, साथ ही हमने बात करी यहाँ पर हमें अलग अलग किंगडम्स भी देखने के लिए मिले हैं पूरे टाइम पीरियड में, अगर हम 16 17 18 सेंचुरी तक आते चले। सो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर जितने भी प्रूफ मिले हैं उससे एक चीज़ समझ आ रही है कि जो वडनगर का क्षेत्र था ये एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट यहाँ पर हमें देखने मिला है बहुत वर्षों से। वडनगर की बात करें तो हमें एंशिएंट टाइम पीरियड वी डोंट नो कि इंडस लोग यहाँ पर किस रिलीजन को मानते थे किसको नहीं, तो मैं इसका नाम नहीं लूंगी। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट, हिंदू साइट, जैन साइट, इस्लामिक इन्फ्लुएंस क्योंकि हमने डिस्कस किया मिडीवियल पीरियड का भी यहाँ पर कुछ रोल हमें देखने के लिए मिला है। सो अपने आप में एक यूनिक ब्लेंड हमें देखने मिल रहा है अलग अलग टाइम पीरियड की हिस्ट्रीज का। सो अगर यहाँ पर हम देखें एक बहुत अमेजिंग चीज़ देखने मिली है, एक ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हमें यहाँ पर देखने मिली हैं जो कि वडनगर में बुद्धिज़्म के एंशिएंट रूट को भी यहाँ पर दर्शाती हैं। यहाँ पर एक्सकवेशन किए गए बहुत सारे ट्रेजर मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसके अंदर अलग अलग आर्कियोलॉजिकल आइटम्स लाइक पोट्री, बैंगल्स एक्सेट्रा चीज़ें देखने मिली हैं। साथ ही इंडो ग्रीक्स के कॉइन भी यहाँ पर मिले हैं जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, जो इंडो ग्रीक किंग है अपोलोडोटस उनके कॉइन्स भी यहाँ पर देखने मिले हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सारी की सारे जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं सभी कहीं ना कहीं वडनगर गुजरात में यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये इस अमेजिंग साइट का एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये प्रिजर्व है। और क्योंकि यहाँ पर ईंटों का रोल प्ले है इसीलिए हम समझ जाते हैं कि जहाँ पर भी ईंट बनाने की कला की हम बात करते हैं ये इंडस वैली या उससे ही सीखे हुए जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है एविएशन सेफ्टी को लेकर कि ये यहाँ पर स्क्रूटनी के अंदर क्यों है। देखिए दो रिसेंट एविएशन इंसिडेंट यहाँ पर हुए हैं जिसके अंदर बोइंग एयरक्राफ्ट दे हैव प्रॉम्प्टेड heightened concern about एयर सेफ्टी। पहला इंसिडेंट हुआ था 2 जनवरी 2024 को जहां पर जापानीज एयरलाइन एयरबस A350-900 कोलाइड कर गया था विद अ जापान कोस्ट गार्ड डी हेवेलियडियाना कैनेडन -8 जिसकी वजह से बहुत सारी जाने गई थी। सेकेंड इंसिडेंट हुआ यहाँ पर 5 जनवरी को, यहाँ पर अलास्का एयरलाइन बोइंग 737 मैक्स 9 ने एक मिड एयर डीप्रेशराइजेशन यहाँ पर होने लगा जिसकी वजह से विंडो पैनल यहाँ पर ब्लो आउट हो गया और एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक केओस का माहौल आ गया था। हालांकि कोई खास इंजरीज नहीं हुई थी बट अगेन ये जो इंसिडेंट हैं दोज वर नॉट गुड। देखिए अब ये जो पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर हुई है, डीप्रेशराइजेशन हो गया और यहाँ से विंडोज़ निकल कर बाहर चली गई, इसकी वजह से एक कंसर्न देखने के लिए मिल रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट है। एडिशनल फाइंडिंग्स यहाँ पर की जा रही हैं ग्लोबल एविएशन अथॉरिटीज़ की बात करें या फिर हम इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें। नाउ दे आर क्लियरली एक्टिवली इन्वॉल्व ताकि इंश्योर किया जा सके लोगों की सेफ्टी को। लूज हार्डवेयर इश्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें जिनको यहाँ पर रिपोर्ट किया गया था बाय द अलास्का एयरलाइन एंड द यूनाइटेड एयरलाइंस विद इंस्टेंस ऑफ डैमेज सीट, कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग वॉशर्स यहाँ पर डिस्कवर किए गए ड्यूरिंग द मेंटेनेंस इंस्पेक्शन इन इंडिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल एक सवाल क्रिएट कर देते हैं कि क्या इतनी माइन्यूट सी चीज़ें जो कि जब हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं उनमें इस तरीके की डिफेक्ट आना क्या अपने आप में सही है। क्योंकि आप देखिए बहुत ऊंचाई पर होते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स आपके पास होते हैं, कोई रेस्क्यू नहीं हो सकता और किसी भी फर्टेलिटी में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं किया जा सकता जहां लोगों की जान बताई जा सके। ऐसे में अलास्का के इस इंसिडेंट की वजह से आप देखिए पूरी की पूरी एयरलाइन जो है ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडियन ऑपरेटर्स लाइक एयर इंडिया, एक्सप्रेस,
अकासा, स्पाइस जेट, ये सभी भी यहाँ पर एक रडार के अंदर आ चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि देखिए, इसके पहले भी तो इंसिडेंट हुआ, जेएल एयरबस एक्सीडेंट का, जो हम अभी जापान की बात कर रहे हैं। तो इसमें इतना मुद्दा क्यों नहीं हो रहा है जितना अलास्का में हो रहा है? अलास्का फ्लाइट के यहाँ पर की वजह से हो रहा है, जबकि यहाँ तो किसी की जान भी नहीं गई। तो देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ था जापान एयरलाइन एयरबस A30900 का, जो कि जापान कोस्ट गार्ड से टकरा गई थी, आग लग गई, और इसके बाद कंप्लीट हल लॉस हो गया A350 का। इस सीवियरिटी के बाद भी 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स सरवाइव करे। थोड़ी बहुत चोटें किसी को आई हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ सरवाइव कर गए, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि सेफ्टी मेजर्स, और अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो हाउ दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। लेकिन वहीं जहां हम अलास्का की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये बोइंग 737 मैक्स, यहाँ पर इसके क्वेश्चन यहाँ पर उठने लगे कि क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब भी हम एयर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एयरबस A350 की बात कर लें, या हम बोइंग 787 या फिर 777 की बात कर लें, तो इन सभी के अंदर एडवांस मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ड्यूरेबिलिटी की बात करता है, स्ट्रेंथ होता है, लो वेट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम A350 की बात करें तो वो 90% वो CFRP मटेरियल से बना हुआ है, विच इज़ द कार्बन फाइबर इन्फोर्स्ड प्लास्टिक। ये जो इंसिडेंट है, ये कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात की जाती है पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में। अब देखिए, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लेन को या कोई भी मटेरियल को ऐसे ही परमिशन दे दी जाती है। 2007 की अगर हम बात करें तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट पे इस तरीके के फायर टेस्ट कंडक्ट किए, डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल्स हैं, ये किस तरीके से सेफ्टी के लिए काम करते हैं, और बहुत अच्छी रिजल्ट भी यहाँ पर आया कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जो चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, वो फायर से मेटल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बोइंग ने यहाँ पर गाइडलाइंस भी इशू करे थे एयरपोर्ट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर टॉक्सिसिटी। जेएल इंसिडेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया एक एडिशनल इंसाइट इनटू द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दीज गाइडलाइन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम करंट रेगुलेटरी उनकी बात करें कि क्या हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो देखिए प्रेजेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो ये मैंडेट करते हैं न्यू एयरक्राफ्ट टाइप को कि यहाँ पर इंश्योर किया जाए एक सक्सेसफुल एवैक्यूएशन ऑफ ऑल द पैसेंजर्स विद इन 90 सेकेंड्स या उससे कम, केवल और केवल यूजिंग हाफ ऑफ द एग्जिट। केबिन क्रूज यहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। रिसर्च एम्फसाइज करती हैं कि क्लियर कमांड अपने आप में एक स्विफ्ट इवैक्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमाइज स्पीड करना, वहीं पीपल एग्जिट को यहाँ पर बढ़ाना। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एयरपोर्ट रेस्क्यू की अगर हम बात करें, फायर फाइटिंग टीम्स का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 2 मिनट रिस्पॉन्स यहाँ पर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम वर्तमान समय की बात करें। अगर हम जेएल इंसिडेंट से कुछ लेसन सीखने की कोशिश करें तो रिसेंटली जो जापान एयरलाइंस फायर हुआ और इवैक्यूएशन बेनिफिट हुए, उससे एक सबक बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। जापान एयरलाइंस ने देवर कमिटेड टू सेफ्टी, और उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से ही जो इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं देखने के लिए मिली। इतना डिवास्टेटिंग सिचुएशन होने के बाद भी आप देखेंगे तो पीपल सर्वाइव्ड हियर। So despite eventual intense burning, the composite body effectively protected those on the board, which is a lesson which every single airline need to be done. Comprehensive crew training की बात करें तो देखिए, यहाँ पर लोगों से जो रिव्यू लिया गया बाद में, तो इमरजेंसी मेजरमेंट के लिए यहाँ पर तैयार किया गया था क्रू को हमेशा, ठीक है। देवर फैमिलियर विद डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट। ऐसे में ये जो नॉलेज है, जो केस स्टडीज़ है, जो केबिन क्रूज यहाँ पर उनको कराई जाती है, रेगुलर उनको ट्रेनिंग दी जाती है इंडोर आउटडोर टाइप की। सी सिनेरियो में अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है, लैंड सिनेरियो में हो गया तो क्या करना है, क्या एवैक्यूएशन प्रोसेस होगी, किस तरीके से दे हैव टू बी काम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जेएल इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा काम देखने के लिए मिली हैं। चलिए,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं एक रिसेंट घटना की, जहां पर देखिए साउथ अफ्रीका ने बोला है कि इजराइल को यहां पर घसीट के लेकर आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एट दी हेग। हेग में यहां पर हम बात करें तो आईसीजे का हेडक्वार्टर हमें देखने के लिए मिलेगा। 2 दिन का यहां पर एक प्रोसीडिंग चली बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इसराइल, और इसी की वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल अटेंशन है वो इन दोनों के ऊपर है। साउथ अफ्रीका ने इन्वोक किया है 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन और अक्यूज किया है इसराइल को कि उसने जेनोसाइड कंडक्ट यहाँ पर किया है, जेनोसाइड एक्टिविटीज थी जब उसने मिलिट्री कैंपेन करी यहाँ पर गाजा में। ICJ as the principal judicial organ of the United Nations has jurisdiction over any case, चाहे उसमें किसी स्टेट की बात की जाए, हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इसराइल की बात कर रहे हैं, चूंकि दोनों कंट्रीज यहाँ पर ICJ की सिग्नेटरीज हैं जेनोसाइड कन्वेंशन की, इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जेनोसाइड कन्वेंशन आखिर है क्या? तो देखिए, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड विच इज़ द जेनोसाइड कन्वेंशन एक इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि यहाँ पर जेनोसाइड की अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम द क्राइम ऑफ जेनोसाइड की अगर हम बात करें, उसके बारे में बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी जिसे अडॉप्ट किया गया था बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 9 दिसंबर 1948, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। ये सिग्निफाइड करता है एक इंटरनेशनल कमिटमेंट को, इंटरनेशनल कमिटमेंट को कि नेवर अगेन, नेवर अगेन किसके लिए? देखिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ और एट्रोसिटीज़ हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन सभी को कभी दोबारा रिपीट ना हो, उस तरीके के जेनोसाइड ना हो, उसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन यहाँ पर साइन किया गया था। और अकॉर्डिंग टू दिस जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनोसाइड इज़ अ क्राइम दैट कैन टेक प्लेस बोथ इन द टाइम ऑफ वॉर एज वेल एज इन द टाइम ऑफ पीस, और इसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वॉर हो, लेकिन जेनोसाइड कभी भी कंडक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, तो एज अ सेट आउट इन द कन्वेंशन हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड एज बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इंक्लूडिंग इन द 1998 रोम स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंटली ये जो कन्वेंशन है ये स्टैब्लिश करता है ऑन दी स्टेट पार्टीज द ऑब्लिगेशन टू मेक मेजर टू प्रिवेंट एंड पनिश द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इंक्लूडिंग बाय इनेक्टिंग रिलेवेंट लेजिस्लेशन, पनिशमेंट प्रिपरेटर्स वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबल रूल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, सो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम ICJ की बात करते हैं तो इट इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, 1946 में बना था। वहीं अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं विच इज़ द ICC, ये 2002 में यहाँ पर बना था। दोनों की ही हेडक्वार्टर्स आपको द हेग में देखने के लिए मिल जाएंगे। डिफरेंस सिर्फ कितना है, जब हम ICC की बात करते हैं तो ICC कौन से सब्जेक्ट मैटर में काम कर रहा है? जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशंस। वहीं अगर हम ICJ की बात करें तो सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरिटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट, ट्रीटीज वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर काम किया जाता है। चलिए, कमिंग बैक ऑन टू द आर्टिकल, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि साउथ अफ्रीका की एलिगेशंस क्या है। देखिए, 84 पेज का एक फाइलिंग यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने किया है और इन्होंने बात की है कि जो इसराइल की जो एक्टिविटी है, इसराइल के जो मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं गाजा में, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और ये एक जेनोसाइड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सो दे रिक्वेस्टेड द एम टू प्रिवेंट
एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। एक रिक्वेस्ट यहाँ पर प्लेस की गई है साउथ अफ्रीका की साइड से। हालांकि देखिए ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। 2019 में गैम्बिया भी यहाँ पर अप्रोच किया था आईसीजे को म्यांमार के खिलाफ, और इनका बोलना था कि देखिए म्यांमार ने भी यहाँ पर जेनोसाइड कंडक्ट किया है अगेंस्ट दी रोहिंग्यास कम्युनिटी। ओके, इसराइल की अगर हम बात करें तो उसने बहुत क्लियर कट रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया था जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था ऑन अक्टूबर 7, जहाँ पर टेरर अटैक जो किए गए थे बाय दी हमस, उसका एक रिप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिला था, और यही सारे मिलिट्री एक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी। ओके, अब देखिए साउथ अफ्रीका ने जब ये सारी चीज़ें बताई कि भाई आपकी इंटेंशन थी, आपने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें करी हैं देवर बारबरिक इन नेचर, ठीक है, आपने जेनोसाइडियल इंटेंट थी आपकी। इसराइल ने यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है कि भाई देखिए हमारी कोई भी जेनोसाइडल इंटेंट नहीं थी मिलिट्री कैंपेन में जो गाज़ा में हमने करी थी, बल्कि ये एक तरीके का एक्शन था जो कि लेजिटिमेटेड था, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर है, जस्टिफाइड है अगर हम सेल्फ डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। साथ ही इजराइल ने एम्फसाइज किया कि जो उसकी ऑपरेशन है टारगेटेड हमेस एंड इट्स अलाइड ग्रुप टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल नॉट टू हार्म देम, ये उन्होंने बहुत क्लियर कट यहाँ पर बोल दिया है। साथ ही इजराइल ने भी अक्यूज कर दिया साउथ अफ्रीका को कि वो कैजुअलिटी के स्टैटिस्टिक्स पर बात कर रहे हैं, और ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो कि हमस ने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, वही हमस जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के खिलाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका इज प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए, आईसीजे के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से एक आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सारे के सारे ऑर्गन बॉडी आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने मिल जाते हैं, और ये मिलता है आपको द हेग में देखने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जून 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया था बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड इसने काम करना शुरू किया था अप्रैल 1946 के अंदर। प्रिकर्सर्स की बात करें तो कोर्ट यहाँ पर सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का, विच वॉज ब्रॉट इन टू बींग थ्रू बाय द लीग ऑफ नेशंस। पीसीआईजे की अगर हम बात करें तो अगर इसका इनॉग्रल शिफ्टिंग आपको याद है पीस पैलेस इन दी हेग नीदरलैंड 1922 में इसको यहाँ पर साइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस को समझ में आया कि नहीं देखिए कुछ बहुत अच्छे कदम लेने की ज़रूरत है, पीसीआईजे को रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन और आईसीजे के द्वारा। लीग ऑफ नेशन हालांकि यहाँ पर रिप्लेस होगा, लीग ऑफ नेशन से बना था यूनाइटेड नेशन, और पीसीआईजे विच इज़ द पीस पैलेस इन दी हेग यहाँ पर रिप्लेस कर देगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। ठीक है, सो पीसीआईजे को फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया गया था 1946 में, और इसके बाद हमारे पास देखने के लिए मिला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 1946। रोल क्या हो जाता है आईसीजे का? सेटल करना, अकॉर्डेंस करना इंटरनेशनल लॉ में, लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ठीक है, और जितने भी सारे इशूज़ हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करना। फर्स्ट केस की बात करें तो देखिए हमेशा यहाँ पर फर्स्ट केस याद किया जाता है जब हम आईसीजे की बात करते हैं। इट वॉज ब्रॉट बाय द यूके अगेंस्ट द अल्बेनिया। एक कंसर्न इंसिडेंट था इन द कोर्फ चैनल, जो कि नैरो स्ट्रेट है ऑफ द लोनियन सी बिटवीन द ग्रीक आइलैंड्स ऑफ कोरफू एंड द अल्बेनियन ऑन द यूरोपियन मेनलैंड, और जिसको सबमिट किया गया था 1947 में। हालांकि इसका डिसीजन क्या था इतनी डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए, आईसीजे की बात करें तो आईसीजे के 15 जज होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 9 साल की टर्म के लिए बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल, विच वोट साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली। इनके इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी मिलना इनको ज़रूरी होती है दोनों बॉडीज़ के थ्रू। अभी तक अगर हम इंडियंस की बात करें, इंडियन जजेस कितने हमें देखने मिले हैं, तो आज तक 4 जजेस इंडिया के हमें यहाँ पर देखने मिले हैं। सबसे पहले बात करें तो जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, and he has been served as the ICJ since 2012। दूसरा अगर हम बात करें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एस. पाठक, 1989 से 91 तक यहाँ पर इन्होंने सर्व किया था। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नागेंद्र सिंह, 1973 से 88 तक यहाँ पर इन्होंने रोल प्ले किया था। और सर बैनिगल रॉ,
पहले who was an advisor of the Constituent Assembly and was a member of ICJ from 1950 to 53। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिया का एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईसीजे के साथ। देखिए राइट टू पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, बहुत महत्वपूर्ण केस हमें देखने मिलता है। कुलभूषण जाधव विच वॉज द रिसेंट केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो आपको देखने मिल जाता है। इसी तरीके का मार्शल लॉ मार्शल आइलैंड और इंडिया के बीच में भी एक केस हुआ था 2016 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसकी जो इंडिया के इसके साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। इंडिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रूल करने की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल की अगर हम बात करें, डिजिटल मार्केट लैंडस्केप को समझें। इंडिया में 692 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हमें देखने मिल जाते हैं, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यूज़र बेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो टाइम स्पेंड को लेकर बात करें कि कितना हम टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो इसमें हम विश्व में 8वीं रैंक पर आ जाते हैं। अगर हम एवरेज डेली मोबाइल यूजेज की बात करें तो यहाँ पर 4.9 आवर्स का एक सर्ज हमें देखने मिलता है, विद अ नोटेबल 82% डेडिकेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जो कि हाफ ऑफ विच इज सोशल मीडिया एंगेजमेंट ओनली वी कैन सी। वहीं अगर हम इन सारे ट्रेंड की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट हमें देखने मिलता है एक, और वहीं एक कंसर्न भी हमें देखने मिलता है। लाइक एआई जनरेटेड डी फेक वीडियोज़ की बात करें या ब्लरिंग लाइंस की बात करें कि किस तरीके से रियलिटी क्या है और मैनिपुलेशन क्या है, उसमें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें मार्केट की, तो विच इज़ क्वाइट हार्ड। ऐसे में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स और डिजिटल रेगुलेशंस क्या हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चैलेंजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया डिजिटल रेगुलेशन पेश किया है, जिसका मुख्य फोकस है सेफ गार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, उनके ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना है। स्पेशली अगर हम बात करें जिस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है इन द केस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, उनको ईज करना। वहीं पर इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ा सेक्टर है विच एक्सपीरियंस मार्केट फेलियर विदाउट एडुकेट रेगुलेशन, इट इज़ द ऑनलाइन गेमिंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी डिजिटल डोमेन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा ऑनलाइन गेमिंग में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसे में जो ट्रस्ट ऑफ यूज़र है वो अभी भी यहाँ से मिसिंग है। अगर हम इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने मिलेगी, लगभग 27% का एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलता है। इस सेक्टर की बात करें तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एस्टिमेशन की बात करें तो ये लगभग $300 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है इंडियन जीडीपी में, और इसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026-27 तक ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। इस रैपिड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा राइज इसमें हमें देखने मिल रहा है। वहीं यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न भी है कि लोग अटेक्टेड हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ सफ़र होती है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, कई बार प्राइवेसी को लेकर इशू हो जाते हैं, डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी इशू देखने के लिए मिलते हैं। लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है, उसको भी यहाँ पे बहुत आसानी से कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि गेमिंग वेबसाइट्स पे कोई चेक तो कर नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर कन्वर्सेशंस हो जाते हैं। सो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पर फाइनेंशियल मार प्रैक्टिस हो सकती है, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है जब हम यूज़र के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। मैकेनिज़्म जो यहाँ पर पूरी तरीके से गायब है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक सेक्शन हमें देखने के लिए मिलना ज़रूरी है। सो जो एब्सेंस है मैकेनिज़्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेजिटिमेट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इलीगल गैम्बलिंग लाइक बैटिंग साइट्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ खुद भी कंफ्यूजन में हैं। इलीगल ऑफशोर गैम्बलिंग की अगर हम बात करें या बैटिंग मार्केट की बात करें तो लगभग $100 बिलियन एनुअली यहाँ पर डिपॉजिट होता है
फ्रॉम इंडिया, जिसकी ग्रोथ रेट लगभग पिछले 3 सालों से अगर हम बात करें तो 20% के आसपास बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर बैन कर देते हैं ऑनलाइन गेमिंग को, और उनको बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर नेचर या इंटरनेट को लेकर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो देखिए, जहाँ हमारे पास यहाँ कोई खास लॉ नियम नहीं है, वहीं अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे यूनाइटेड किंगडम में अगर आप बात करेंगे तो दे हैव रेगुलेटरी बॉडी जो कि इस सेक्टर को देखती हैं। यूके के अलावा अगर हम बात करें तो यूएस में भी इस तरीके के मॉडल्स हमें देखने मिल जाते हैं। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल है 2021, इसके अंदर भी हमें ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में भी जो ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज हैं इनको बहुत क्लियर कट डिफाइन करना होगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडियन ट्रेन्स। देखिए, इंडियन रेलवेज की बात करें जो कि हर दिन, ठीक है, 2.3 करोड़ पैसेंजर्स को यहाँ पर लाने ले जाने का काम करता है, जो कि अपने आप में पॉपुलेशन आप देखेंगे तो बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर कर लें उत्तराखंड की पॉपुलेशन से तो 2-3 गुना ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे में जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट 2023 में, इसने कहीं ना कहीं कंसर्न रेज कर दिए थे रेल सेफ्टी को लेकर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा घटना थी। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है रेलवे सेफ्टी, और यहाँ पर जो पैसेंजर हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या रिस्पॉन्स है, क्या हमारे पास चीज़ें इमरजेंसीज के लिए क्या हैं। 2017 में 1076 मेडिकल इमरजेंसी रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, अकेले कातपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन वेल्लोर में, जो कि तमिलनाडु में है। इसी तरीके की अलग अलग इमरजेंसी हमें दूसरे दूसरे क्षेत्रों में देखने के लिए मिली हैं। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, कई बार लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लाइक फीवर, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी केसेस हैं जो यहाँ पर इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रहे हैं, ऐसे में इनसे होने वाली डेथ, हार्ट अटैक, ये भी अपने आप में बढ़ रही हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या इंडियन रेलवे इन सारी मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। सो प्रोविजन क्या है इमरजेंसी केयर की, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, मेडिकल केयर प्रोविजन की अगर हम बात करें इंडियन रेलवे में तो ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। ऐसे में 1995 में एक स्पेशल फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर बनाया गया था, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस सुपरफास्ट ट्रेन में लगाया जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें शताब्दी और राजधानी की। इसके अंदर 49 प्रकार के आइटम होते हैं जिनको यहाँ पर डॉक्टर जो भी यहाँ पर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ इस किट का, जिसको ऑगमेंटेड फर्स्ट एड बॉक्स बोला जाता है, जिसके अंदर 58 आइटम्स होते हैं, उसको भी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में इंस्टॉल किया गया है। नवंबर 1996 की बात करें, एज अ पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट रेलवे ने स्टेशन कर दिया एक मेडिकल टीम को इन 2 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। दिस टीम कंसिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, अ मेल नर्स एंड एन अटेंडेंट इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। हालांकि रेलवे में अगर हम बात करें तो दे हैव Railways found the team was mostly idle, with the doctor attending only to minor alignments. Only 4 critically ill passengers were recorded in this time, or none survived due to the lack of adequate resource in the moving train. This was the biggest question mark जो हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के कारण बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई कि क्या हमारी सुरक्षा है, जब लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हमारे पास इसके लिए कोई चीज़ें हैं या नहीं हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी चीज़ आई कि भाई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, उनका यहाँ पर होना ज़रूरी है। सो अगर हम चैलेंजेस की बात करें या कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें तो मेडिकल केयर प्रोविजन इंडियन रेलवेज में हमेशा से एक चैलेंज का विषय हमें देखने के लिए मिला है। अगर हम पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसको फुलफिल करना हमारी गवर्नमेंट एज वेल एज रेलवे की बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है। सो अनफॉर्चुनेट जो एक नेत्रपाल सिंह हु वॉज द चीफ लीगल असिस्टेंस ऑफ रेलवे, इनकी यहाँ पर डेथ हुई थी वाइल ट्रैवलिंग इन 2004। और यहीं पर जब चीफ लीगल असिस्टेंट रेलवेज को यहाँ पर सेवा नहीं मिल पाई तो यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ गया कि भाई इनकी अगर हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है तो आम जनता की बात यहाँ पर कौन करेगा। इसी को लेकर यहाँ पर पिटीशन फाइल्ड हुई हाई कोर्ट में, और जिसके बाद आप देखेंगे लगातार यहाँ पर मेडिकल केयर को इन्हांस करने के लिए बात की जा रही है। 2005 में राजस्थान हाई कोर्ट ने देखिए इस इशू को समझा और इन्होंने लैक ऑफ अवेयरनेस
की चीज़ बताई कि भाई मेडिकल जो टीम है उनके पास यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें नहीं थी। कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंडियन रेलवेज को टू रिजर्व 4 बर्थ इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन फॉर मेडिकल केयर एंड हैव अ मेडिकल टीम ऑन ट्रेन कवरिंग डिस्टेंस एक्सीडिंग 500 किलोमीटर्स। साथ ही ये भी मैंडेट कर दिया गया कि सारी चीज़ों के लिए आप एडवर्टाइज करिए कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कौन से कंपार्टमेंट में है और किस तरीके से यहाँ पर उनको अप्रोच किया जाएगा। इंडियन रेलवेज ने अपील किया इस ऑर्डर के खिलाफ 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि दे साइटिंग फील्ड पायलट इनिशिएटिव सच एज केमिस्ट स्टॉल्स एट स्टेशन एंड रिजर्व वर्थ फॉर द मेडिकल केयर। रेलवे ने इन्फॉर्म किया अपेक्स कोर्ट को अबाउट द चैलेंज एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद डीबोर्डिंग क्रिटिकली इल पेशेंट और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया रेलवेज को कि वो एक कमेटी बनाए विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एम्स ताकि जो भी फ्यूचर मेजरमेंट है उनके बारे में काम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार यहाँ पर कमेटी बनाई गई और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए। इन्होंने बोला पहली बात तो ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसको मॉडिफाई करिए, ठीक है, और इसको हर रेलवे स्टेशन पर हर पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में आप इसको करवा दीजिए नो मैटर व्हाट द ट्रेन इज़। दूसरी बात की गई कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग यहाँ पर दीजिए, जो भी स्टाफ है उन सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही ये भी सजेस्ट किया गया कि रेगुलर रिव्यू करिए सर्विसेज यूटिलाइजेशन को लेकर, प्रत्येक 3 साल में इन सर्विसेज को अपग्रेड और चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर विच इज़ दी 139 इसको यहाँ पर शुरू किया गया इन 2021। सारी रेलवे रिलेटेड क्यूरीज को लेकर, चाहे मेडिकल असिस्टेंस की ही आवश्यकता क्यों ना हो। ओके, ये तो सारे क्लेम हैं जो कि ऑफिशियली यहाँ पर किए गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों का डिससेटिस्फैक्शन हमें ट्विटर पर देखने के लिए मिलता है और ऐसी ही घटना घटी दिसंबर 2023 को ड्यूरिंग अ जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। वन ऑफ द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ मेडिकल इमरजेंसी, किसी और ट्रेन में नहीं बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस में। ट्रेन स्टाफ sought a doctor assistance for a 60-year-old passenger showing sign of a possible heart attack। जो इमरजेंसी किट थी ट्रेन में was found to be inadequate। जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, इन सभी चीज़ों के लिए एस्पिरिन वगैरह वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिली और जो मिली वो भी एक्सपायरी थी। फर्दर इंस्पेक्शन किए गए और बहुत सारी इनएडिक्वेसीज यहाँ पर पता चली, जिसमें ये समझ में आया कि जो मेडिकल किट थी इट वाज एन आउटडेटेड फ्रॉम 1995 इंस्टेड ऑफ द अपडेटेड 88 आइटम्स जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। इसमें केवल कुछ ही दवाइयाँ हमें देखने के लिए मिली। सो नो मैटर क्या हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस एंड दैट, द रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट। और इसी की वजह से अभी के समय में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अटेंशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि पैसेंजर्स को अवेयरनेस हो कि भाई मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर क्या प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ रेलवे में भी कंटिन्यूस चेक एंड बैलेंस करना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, राइजिंग सी श्रिंकिंग सैड एरोन वाइब्रेंसी ऑफ गंगा सागर मेला। देखिए, एक एनुअल रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन गंगा सागर मेला हम हर बार देखते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहा है क्योंकि सी लेवल यहाँ पर बढ़ गया है एंड इरोजन यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसी की वजह से जो कपिल मुनि टेम्पल है ऑन सागर आइलैंड, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। इरोजन की वजह से देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपने आप में यहाँ पर कंसर्न में है क्योंकि एक नेशनल फेयर है और यहाँ पर ये कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए इरोजन की वजह से हुआ क्या है, लगभग 1 किलोमीटर का जो बीच है वो यहाँ पर मड से कवर हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पिलग्रिम्स पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। सबसे पहले याद रखिए पढ़ना क्या है। तो पहली चीज़ समझ लीजिए, गंगा सागर मेला एक एनुअल रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल है जो कि मकर संक्रांति पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसको यहाँ पर कहाँ कंडक्ट किया गया है, सागर आइलैंड, जो कि गंगा डेल्टा में हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, जहाँ पर गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल से मिलती है, ये वही क्षेत्र है। ये अपने आप में लार्जेस्ट गैदरिंग मानी जाती है एक तरीके से, जिसके अंदर बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं वो अलग अलग क्षेत्र से हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सागर आइलैंड के बारे में कि सागर आइलैंड क्या है। तो सागर आइलैंड, जिसे हम सागर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ये आइलैंड है जो कि गंगा डेल्टा पे सिचुएटेड है, जहाँ पर गंगा नदी आपकी कन्वर्ज हो जाती है विद द बे ऑफ बंगाल। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में हमें सिचुएटेड देखने मिल जाएगा।
इसका निर्माण यहाँ पर गंगा नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से देखने के लिए मिलेगा। इरोजन की बात करें तो आप सभी को पता है एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप रॉक की बात करें, सॉइल्स की बात करें, सेडिमेंट्स की बात करें, ये नेचुरल एजेंट्स जैसे वाटर, विंड, आइस एटसेट्रा की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, और इसी के कारण आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो विच इज़ द http://rawsacademy.in। साथ ही DNR से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई समाधान आप चाहते हैं, आपको डाउट है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए आप मुझे pragyapanday@rawsacademy.in पर ईमेल कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.